अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन यूसुफ और मैं हूं मोहम्मद आसिम खान। आसिम, ईरान अमेरिका तनाज़े में एक जो इंटरेस्टिंग बात सामने आती है वो ये है कि रिवायती जंगों की तरह जिसमें दो ममालिक एनिमीज कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते हैं, उसके बरक्स इस जंग में हमने देखा कि कुछ ऐसे ममालिक भी मुसलसल टारगेट बने हैं जो कि इस जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं है। ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की जानिब से, लेकिन जब ईरान जो है वो अपना रिटेलिएशन करता है, वो जवाबी हमले करता है, तो वो इजराइल को तो हिट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो हिट कर रहा है जीसीसी ममालिक को, और जीसीसी ममालिक में भी वो मुसलसल हिट कर रहा है यूएई को। तो हमने सोचा कि आज इसी टॉपिक पर आज से बात करें और लोगों को बताएं कि क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ईरान जो है वो मुसलसल टारगेट किया जा रहा है यूएई को। मशीन, इसमें जो बुनियादी बात समझने की है कि ईरान यूएई को कभी भी एक गैर जानबदार खलीजी रियासत नहीं समझता, बल्कि वो अमेरिका और इसराइल का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस समझता है। आप जो है वो अगर मुख्तलिफ दस्तावेज़ात का मुतालिया करें और उनके यहाँ जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं वो देखें तो अमरीकी जो फ़ौजी असासे हैं, ख़ास तौर पे जो अल-ज़ाफ़रा एयर बेस है, अमरीकी बहरी जो लॉजिस्टिक्स हैं, इसराइल के साथ जो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत है यूएई की, ये जो है ईरान को बहुत ज़्यादा दिफाई जो मुआहदे हैं वो बहुत खटक रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह बन चुके हैं कि वो यूएई को हमेशा मशकूक नज़रों से देखता है। बल्कि वो कहता है कि यूएई है जो मेन उकसा रहा होता है कि अमेरिका को क्या आप टारगेट करो, ईरान को टारगेट करो। बिल्कुल, और इसमें जो है वो मैंने जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े हैं, इसमें वो 4 वजूहात बताते हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मिडल ईस्टर्न अफेयर्स के, वो कहते हैं कि इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। इसमें पहली वजह जो है वो बड़ी ऑब्वियस है कि इसराइल और अमेरिका के ऊपर दबाव डालना कि वो ईरान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ रोकें। फिर जो है दूसरा, यूएई को ये पैगाम देना कि अगर उसकी सरजमीन, बंदरगाहें या फ़िज़ाई हदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो यूएई हरगिज़ महफूज नहीं रहेगा। फिर जो है इसमें जो तीसरी वजह है वो क्या है कि जो है वो गल्फ़ को जंग का हिस्सा बनाकर ईरान एक ख़ास मकसद हासिल करना चाहता है। वो क्या है, इस जंग को रीजनलाइज कर लिया जाए कि जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं यूएई के साथ, बहरीन है, बाकी जितने हैं, उनको जो है वो उनकी गली महल्ले तक ये जंग जाएगी अगर ये रीजनलाइज होगा। अब अगर ये रीजनलाइज हो जाता है, ऑब्वियसली दबाव बढ़ेगा बहुत ज़्यादा पहले यूएई के ऊपर कि आपकी वजह से, चूँकि आपके यहाँ बेस कैंप्स मौजूद हैं और ईरान आपको ऐसे और ऐसे समझता है, लिहाजा जो है वो हमारी मईशत जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो आप जो है ईरान इसको मजबूर करें, इसराइल को भी और अमेरिका को भी, कि वो ईरान के ऊपर हमले रोके। तो बेसिकली जो है वो अपने हिमायत में इन खलीजी ममालिक को, खलीजी रियासतों को ईरान अपने पुश्त पे खड़ा करना चाहता है, और वो भी मजबूर करके। और चौथी जो बड़ी वजह है वो बड़ी दिलचस्प है, वो ये कि जो आबनाए हरमूज़ को एक तरफ से ईरान ने ब्लॉक किया तो दूसरी तरफ से जो है वो अमेरिका ने ब्लॉक किया। अब ईरान की भी जो है वो वहाँ पे जितने भी वेसल्स हैं वो मूव नहीं कर पा रही, उनको भी मुतबादिल रस्तों की तलाश है। आपने देखा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने जो वो मुतबादिल रस्तों का एक मुआहदा किया। इसी तरीके से दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी ईरान जो है वो अपना ताल्लुक जो है वो एक्सपेंड करना चाह रहा है, इस हवाले से मुआहदे बढ़ाना चाह रहा है। तो अब इस सारे अमल के अंदर वो ये पैगाम देना चाह रहा है कि अगर आप जो है वो समझते हैं कि आपने हमारा रास्ता बंद कर दिया, अपना हरमूज़ तो चूँकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे हथियार के तौर पे, इंटरनेशनल सी वाटर्स के एग्रीमेंट्स को वो मानता ही नहीं है, वो तो उसका सिग्नेटरी नहीं है डे 1 से। तो लिहाजा अब वो क्या पैगाम दे रहा है कि आपने बदले के तौर पे हमारे रास्ते बंद कर दिए, और आप समझ रहे हैं कि आप जो फुजैरा है उसको इस्तेमाल कर लेंगे और दीगर रास्ते इस्तेमाल कर लेंगे, तो याद रखें कि आप महफूज नहीं हैं, आपके मुतबादिल रास्ते भी महफूज नहीं हैं। आप अपने मकासद, तिजारती मकासद जो है और अपने स्ट्रेटजिक मफादात के जो रास्ते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
بالکل आसिम, इसी पे अब वजूहात पर ही हम रहते हैं और देखते हैं कि इसराइल, क्योंकि मुस्तकिल ईरान की जानिब से कहा जाता है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो डिफेंस पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इसराइल के, और वो ईरान और यूएई जो है उन दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. तो एक छोटा सा मैंने सोचा गो थ्रू भी हम कर लें कि क्या क्या चीज़ें हैं. तो अगर हम यूएसए और यूएई की बात करें तो 3,500 के करीब यूएस ट्रूप्स जो हैं वो ये जाफरा के मुकाम पे मौजूद हैं. फिर अमेरिका के और ईरान के मैरीटाइम सिक्योरिटी के, काउंटर टेररिज्म के, डिफेंस सेल के, डिफेंस प्रोटेक्शन सेल के, मिसाइल के, ड्रोन्स के, इंटरसेप्टर्स के, फाइटर एयरक्राफ्ट्स के, इन सारों के अमेरिका और ईरान के यूएई के दरमियान जो है वो मुआहदे मौजूद हैं, जो नॉर्मल काफ़ी ममालिक के भी और भी हैं. फिर यूएई और इजराइल के दरमियान भी मुआहदे अब्राहम अकॉर्ड के बाद हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई. स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ऊपर ज़्यादा बातें खटकती हैं. तो उसमें सामने आता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज से मुसलसल सामने आ रही थी कि इजराइल जो है ईरान यूएई को एक आयरन डूम जैसा, उसके अपने मुल्क में आयरन डूम है, इस तरह का एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम दे रहा है और उसकी वजह से भी बड़ी बातें हो रही हैं. इसके साथ साथ उन्होंने एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एयर स्पेस है, इजराइल का जो डिफेंस का मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी की जो शेयरिंग है, ये सारा कुछ कहा जा रहा है. फिर एल्बिट एक सिस्टम है $2.3 बिलियन का कहते हैं वो मुआहदा हुआ है यूएई और इजराइल के दरमियान. तो ये काफ़ी सारे मुआहदे हैं जो कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आसिम, अगर हम इसी से चलें तो ईरान का तो यही कहना है ना कि उनकी डिफेंस नौयत के हैं और वो बार बार यही कहता है कि वो डिफेंस अमेरिकन को हिट कर रहा है. लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ अमेरिका को हिट कर रहा है? क्योंकि अगर हम तनाजुर में लें तो फिर हम बात करें कि कौन कौन से यूएई के शोबे हैं जो कि बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से हिट किए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी डिफेंस का हिस्सा नहीं है. उसमें उन्होंने देखे ना, सिर्फ दिफा के शोबे की आप बात नहीं कर सकते. आप देखें कि यूएई के अंदर इस वक्त जो है वो आईटी सिटी मौजूद है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का वो हब है, साइंस टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबे वहाँ पे जो है वो अमरीकी वहाँ पे इदारे मौजूद हैं जिसमें अमरीकी एहलकार मौजूद हैं. तो लगता ये है कि ईरान समझ रहा है कि यूएई को उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है, उसमें उनकी इंटेलिजेंस भी मौजूद है, उनके माहिरीन भी मौजूद हैं, और अमेरिका अपनी जहाँ पे जो है वो अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके ज़रिए वो वहाँ की इकॉनमी को बज़ाहिर महफूज बना रहा है और वहाँ से वो अर्न कर रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम वो वहाँ पे अपने मजबूत अड्डे भी कायम कर रहा है. और वहाँ पे जो यूएई के अंदर अवामी सतह पे अगर आप देखें तो वो लोग जो है प्रो अमेरिकन उसे नज़र आते हैं. वो समझता है कि जो अवामी ताईद है वो भी बदल रही है और वहाँ पे वो एक रवायती अरब की अप्रोच नहीं है, बल्कि वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं. और वो ईरान हो या दीगर इस तरह के ममालिक हों, उनसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तिसादी मॉडल के ऊपर फोकस करना चाहते हैं. तो लिहाजा ईरान ये समझता है कि अमरीकी और इसराइली और इनके जितने अलाइज हैं उनका यहाँ पे वजूद खुद पूरे रीजन के लिए एक ख़तरे की इलामत है. और जो है वो फिर आप ये देखें कि उनके साथ उनके जो मजहबी अकायद की बुनियाद पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. जो अरब रियासतें हैं उनके साथ इसराइल के, आपने देखा कि जो शिया और सुन्नी तनाज़ा पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आता है, अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो अरब मालिक में रहने वाले लोग बखूबी ये चीज़ जानते हैं कि वो वहाँ बहुत ज़्यादा शदीद है. बिल्कुल, इसके ऊपर मैं चाह रही थी हम अलग से भी बात करें, लेकिन आपने मेंशन ही कर दिया. तो आपको मालूम है कि यूएई और ईरान के बीच में जो फड्डे हैं, एक तो ऑयल का डेफिनेटली फड्डा है, इसके साथ एक इकोनॉमी का मामला है, फिर अमेरिका का है कि अमेरिका वहाँ पे यूएई में मौजूद है, इसराइल मौजूद है जिसको ईरान समझता है कि उनका डायरेक्ट दुश्मन है, जो ईरान के दुश्मन भी हैं. सेक्टेरियन बड़ा मसला है क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर की जानिब से बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाता है, ख़ुसूसी तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई और सीरिया के अंदर. तो हमने देखा भी कि ईरान की काफ़ी ज़्यादा उन कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, बहरीन के अंदर रही, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम रही. साथ में अगर यूएई और ईरान के हम दरमियान में देखें ना, तो जब यूएई की क्रिएशन हुई थी तो ईरान ने कुछ आइलैंड से, जो मैं देख रही थी, आइलैंड अबू मूसा जिसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था, फिर कोई ग्रेटर एंड लेसर
तुम के शायद आइलैंड से वो भी उन्होंने कैप्चर कर लिए थे 1971 में। 1971 में यूएई की क्रिएशन से कुछ दिन कबल। तो ये भी कुछ तनाज़े हैं क्योंकि वो यूएई समझता है कि वो उनके पार्ट से, लेकिन वो अपनी सरजमीन समझता है। बिल्कुल, और लेकिन उन्होंने उसको कब्जा कर लिया था। तो ये वाली वजूहात भी सामने है। फिर अगर हम देखें तो ईरान, जो क्वेश्चन था मेरा स्पेसिफिकली वो यही था कि कौन कौन से सेक्टर्स, क्योंकि सिर्फ अमेरिका और डिफेंस टारगेट नहीं हो रहा बल्कि बहुत ज़्यादा सिविलियन चीज़ें भी टारगेट हुई। आपने देखा ऑयल पोर्ट्स टारगेट हुई हैं, मतलब पोर्ट्स टारगेट हो रही हैं यूएई की, साथ में एयरपोर्ट्स, एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज किया। टूरिज्म को उन्होंने हिट किया, मुस्तकिल हिट किया, एनर्जी को हिट किया, डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स को हिट किया, आईटी सेक्टर की जैसे आपने बात की, ईरान ने उनके यूएई के आईटी तिजारती मराकज़ जो है वो बराह रास्त फाइनेंशियल मार्केट्स को उन्होंने उनकी हर्ट किया। इसका मतलब है कि सिर्फ मामला जो है वो अमेरिका, इजराइल या डिफेंस तक महदूद नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को भी यूएई की मुस्तकिल तौर पे जो है वो देखा हमने यूएई की ईरान की जानिब से जो है वो हर्ट किया जा रहा है। लेकिन आसिम सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद यूएई पर हमने देखा कोई किसी जीसीसी मुल्क ने भी नहीं, और खुसूसी तौर पर यूएई ने बिल्कुल भी अटैक बैक नहीं किया। इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसमें नौशीन एक तो बात समझने की है कि यूएई का जो इस वक्त सबसे अहम जो फोकस है वो अपने मौजूदा इकोनॉमिक मॉडल, जिसके ज़रिए उन्होंने फ्री मार्केट इकॉनमी की तरवीज की, प्रमोट किया और दुनिया भर से लोगों को बुलाया, इन्वेस्टर्स को बुलाया, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है कि लोग जो है वापस न जाएं, सरमायाकार जो आ चुके हैं वो वापस न जाएं, जो जा चुके हैं उन्हें बहुत जल्द वापस बुला लिया जाए। और इसीलिए वहाँ से आप देखें कि अमेरिका अभी तक मुकम्मल तौर पे एवेक्यूएट नहीं किया उसने। अभी जो है वो कुछ अमेरिकन कंपनीज और इनके एम्प्लॉइज उन्हें तो वापस बुलाया गया है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिंग ह्यूमन लाइफ्स, ताकि जो है वो वहाँ पे नुकसान ना हो। लेकिन मजमूई तौर पे कंपनीज ने ऐलान नहीं किया कि वो वापस जा रही हैं। इसी तरीके से अमेरिकी जो वहाँ पे अफवाज हैं, या चाहे वो अमेरिका की बहरी जो उसकी तनसीबात हैं, या वहाँ पे उनका एयर डिफेंस के जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, जितने या उनकी बरी अफवाज के लोग अगर वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने किसी को वापस नहीं बुलाया। उनके इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। उनका मकसद क्या है कि ये जितनी जल्दी ये हल हो जाएगा अपना हरमूज का मसला, तो उसके बाद सारी दोबारा ज़िंदगी बहाली की जानिब लौट आएगी। अब जो है वो एक तो यूएई का जो बुनियादी मकसद है, यूएई मैं बताऊं कि जितने भी जो आपने भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मैंने जो मुताला किया कि यूएई मुसलसल अंदर से दबाव डाल रहा है अमेरिका के ऊपर भी, इसराइल के ऊपर भी, कि आपने हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना ईरान के ख़िलाफ़, और आपने जो है अपनी ये जितनी इंस्टॉलेशंस हैं ये हमें जो है वो आप इंटरसेप्ट तो करें। अगर फ़र्ज़ करें अगर जो है वो कोई ईरान की जानिब से मिसाइल आता है तो उसको आप फ़िज़ा में ज़ाय तो कर दें, उसे इंटरसेप्ट करें, रोकें, लेकिन ये नहीं कि आप जहाँ से इस हमारी सरजमीन को ईरान के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल करें। वजह ये कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको महफूज करना चाहता है। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि जो मौशी मॉडल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ईरान जो है यूएई जो है समझता है कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत क्रिटिकल है, और अभी वो कह लें कि इस हाल में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हो जिस तरह पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है वो बहुत रेजिलियंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पे दिफा के मामले के अंदर, और वहाँ पे उनकी अपनी अफवाज भी इतने बड़े जो है वो हमलों के लिए तैयार नहीं थी। तो लिहाजा उसे अपनी इस ताकत का अंदाज़ा है, और वो समझता है कि उसके पास जितने भी, ख़ास तौर पे उसने नए नए जो तिजारती मराकज़ कायम किए थे, टेक्नोलॉजी के मराकज़ कायम किए थे, उनको अगर जो वो उनकी मौजूदगी में अगर वो जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा तो ईरान मज़ीद खम ठोके बराह रास्त उनके ख़िलाफ़ आ जाएगा। अभी तक जो है ईरान के बारे में यूएई समझता है कि वो अजम्पशंस पे चल रहा है, और हमें जो है वो खाली एक जिस तरह से उसने अपना हरमूज़ बंद किया, एक स्ट्रेटजिक अपने असासे के तौर पे उसे लिया, बिल्कुल इसी तरह से वो यूएई को, और हमारा जो एक हसास पोजीशन है यूएई की यहाँ पे खिते के अंदर तिजारती लिहाज से, उसको वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लिहाजा वो समझता है कि हमें इस जंग के अंदर नहीं कूदना। फिर आप देखेंगे जो है वो ईरान जो अमरीकी गारंटी है उसके ऊपर भी शायद मुकम्मल तौर पे भरोसा
نہیں کر رہا یو اے ای، کیونکہ ابھی تک یو اے ای یہ چیز دیکھ چکا ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف جو بیانات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی آتے رہے وہ اتنے زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے. کبھی جنگ روکنے کی بات کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ دھمکیاں بھی دے دیتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان بیانات کی وجہ سے بھی یو اے ای بھی ایک مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے امریکی کردار کو بھی، کہ امریکہ کے اوپر مکمل طور پہ اگر بھروسہ کیا تو کل کلاں جو ہے اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہوگا. امریکہ تو جہاں پہ براہ راست موجود نہیں ہے، لیکن جو نقصان ہونا ہے وہ یو اے ای کا ہونا ہے. یہ اس کی پھر جو آپ دیکھیں کہ اس نے یو اے ای جو ہے وہ قانونی اور سفارتی برتری حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اس کے روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. وہ سعودی عرب پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کریں. ایران کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ بھی غور کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کو جنگ سے روکا جائے. خاص طور پہ جو ہے وہ پھر اس کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. اور ایک بڑا عجیب مخمصہ بھی ہے یو اے ای کا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے روس ہے، چاہے چین ہے، چاہے بھارت ہے، اب یہ جتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ یو اے ای کے بہت اچھے اقتصادی روابط ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ایک لمیٹڈ حد تک جو ہے وہ اس کے دفاعی تعلقات بھی ہیں اور معاہدے موجود ہیں، وہ ان کو بھی استعمال اس لیے نہیں کر پا رہا کہ ان کے برابر کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، سب کے ہمسائیگی کے تعلقات ہیں. چین کی جانب سے اگر آپ دیکھیں تو چین جو ہے وہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے تھرو بھی براہ راست بھی پس منظر میں رہ کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. لیکن چین جو ہے جنگ میں کسی کا واضح طور پہ ساتھ دینے کا حامی ہے ہی نہیں. چین سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کا ایسا نہیں بنا، جنگ رکوانی ہے، اور یو اے ای اس لحاظ سے اپنے آپ کو تنہا کھڑا محسوس کر رہا ہے. تو عاصم، یو اے کی جو اسٹریٹجک خاموشی ہم سمجھیں گے اسٹریٹجک خاموشی ہے، کیونکہ انہوں نے اس جنگ کا حصہ نہیں بننا. اور میں وائنڈ اپ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یو اے ای کے اسرائیل امریکہ سے ڈیفینیٹلی بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایران کے انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا کے بھی اسرائیل اور یو اے ای اور امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ایران ان ممالک کے اوپر شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ ان کو لک فارورڈ کر رہا ہے. رشیا اور چائنا کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات، لیکن وہ مستقل طور پر یو اے ای کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے شاید وہ جی سی سی کنٹریز کو پیغامات دینا چاہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں. تو عاصم، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا شو ختم کرتے ہیں. نوشین یوسف اور محمد عاصم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.